डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको इस समय प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी अभी पढ़ा रहे हैं। आज हमारे पढ़ाई का 8वां दिन है। इसके पहले आप 7 लेक्चर हमारा सुन चुके हैं। हम गोधली भाग 2 पदखंड से आरंभ किए हैं। आज के हमारे कवि हैं कुंवर नारायण और उनकी कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो आइए हम आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम आपको प्रतिदिन कवि का परिचय कराते हैं, क्योंकि किसी की भी रचना पढ़ने से पहले उस रचना के रचनाकार का परिचय होना जरूरी होता है। और परीक्षा में कवि परिचय से प्रश्न भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, इसलिए उसको समझाना भी जरूरी होता है। कुंवर नारायण साहब एक बहुमुखी प्रतिभा के हिंदी साहित्यकार थे। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर उनको माना जा सकता है। अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में उनका नाम आता है। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक और जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विद्या कविता रही, फिर भी इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षा के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई। इंटर तक की पढ़ाई उन्होंने विज्ञान विषय से की, लेकिन आगे चलकर वे साहित्य के विद्यार्थी बने और 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किए। वे उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी के 1976 से 1979 तक उप पीठाध्यक्ष रहे और 1975 से 1978 तक अज्ञे जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। पहले मां और फिर बहन की असामयिक मौत ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, पर टूट कर भी जुड़ जाना उन्होंने सीख लिया था। दर्द की बारिश सही मत थम जरा आहिस्ता चल। उन्होंने धैर्य और साहस का दामन कभी नहीं छोड़ा। जैसा कि किसी ने कहा है कि गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। पैतृक रूप में कार का व्यवसाय था। उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को नहीं छोड़ा, क्योंकि साहित्य की दुनिया में
प्रवेश करना भी उनके लिए जरूरी था और साहित्य में समझौता भी उन्हें मंजूर नहीं था। तो इसलिए उन्हें साहित्य में किसी तरह का समझौता न करना पड़े, इसलिए अपनी जीविका का साधन उन्होंने पैतृक व्यवसाय को बनाए रखा। एमए करने के ठीक 5 वर्ष बाद 1956 में 29 वर्ष की आयु में उनका प्रथम काव्य संग्रह, ध्यान दीजिएगा, 1-2 कविता नहीं बल्कि कई कविताओं का संग्रह चक्रव्यूह नाम से प्रकाशित हुआ और वो मशहूर भी हुआ, उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। कुंवर नारायण हमारे दौर के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं और उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से ही शुरू हुई। इस साहित्य का सफर जो है वह जारी रहा, वह आगे बढ़ते गए। अब हम कुछ उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के ख्याल से महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा जो है जरूर करना चाहेंगे। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। स्थान था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमने बताया, फिर से जान लीजिए, कविता की शुरुआत 1950 ईस्वी में उन्होंने की। अब हम बात करेंगे उनकी प्रमुख रचनाओं की। तो उनके कविता संग्रह का नाम है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, कविता के बहाने। उनका खंड काव्य है आत्मजयी और बाजश्रवा के बहाने। कहानी संग्रह का नाम है आकारों के आसपास। समीक्षा उन्होंने किया, उसका नाम था आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ। उन्होंने कई लेखों का संग्रह किया और उनकी कुछ चुनी हुई कविताएं भी अलग से निकली जो प्रतिनिधि कविता के नाम से जानी जाती है। उनको जीवन में एक नहीं कई पुरस्कार मिले। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो एक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, वह तो उनको मिला ही। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आसान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, सलाका सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी, पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान और पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने का उन्हें गौरव मिला। आज हम उनकी एक कविता आप लोगों को पढ़ाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। वृक्ष की हत्या। तो कुंवर विजय नारायण जी पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। वे विवरण से ज्यादा मर्म स्पर्शी कथानक के लिए जाने जाते हैं। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई उनकी यह कविता जो है आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए अब पूरी कविता
को हम लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं। अब कि घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कह रहे हैं कि अब कि घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन नहीं था भाई? वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कहते हैं कवि जी कि वे जब भी घर से बाहर जाते थे और घर पर आते थे तो उनको वृक्ष जो था वह दरवाजे के सामने मिलता था और वह बुढ़ा चौकीदार की तरह लगता था। यानी कि कवि कहना चाहता है कि वृक्ष जो है हम लोग के लिए रक्षक है। वृक्ष हमारे पर्यावरण के संरक्षक हैं। वो चाहे नए पेड़ हों या पुराने पेड़ हों, उनका पर्यावरणीय महत्व जो है वह कम नहीं था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियों दार खुरदरा, तन्ना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाली, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बल बूथा। यहाँ पर कवि ने वृक्ष का मानवीकरण किया है। यानी कि एक बूढ़े आदमी के शक्ल सूरत से वृक्ष की उन्होंने तुलना की है। कहते हैं कि पुराने चमड़े का उसका शरीर था, यानी कि वृक्ष की छाल जो थी वह पुरानी थी, लेकिन वह सख्त थी, मजबूत थी। जिस तरह से बूढ़े आदमी के चेहरे पर झुर्री आ जाते हैं, उस तरह से पेड़ का त्वचा जो था, वह पेड़ का तन्ना जो था वह खुरदरा था, मैला कुचैला था। उसकी एक सूखी हुई डाली थी जो राइफल के आकार जैसी लगती थी। उस सूखी डाली के ऊपर कुछ शीर्ष पर फूल और पत्तियां थी, जैसे लगता है कि वह सर पर टोपी पहना हुआ है। और उसकी जड़ें जो थी, वहां की कुछ मिट्टियां हट गई थी, कुछ जड़ें जमीन के अंदर थी, कुछ जड़ें जमीन के ऊपर थी। तो वह लगता था जैसे उसके वह फटे पुराने जूते हों जो अब चरमरा चुके हैं, लेकिन वह उसको दिखाई पड़ते थे, स्पष्ट, मजबूत थे। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहते हैं कि वह पेड़ चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हर मौसम में पेड़ कहीं न कहीं हमारे काम जरूर आता है। अगर धूप होगा तो हमें छाया देता है, बारिश में हम जाकर उसके नीचे छुपते हैं। जैसे वृक्ष जब देखता है तो जैसे दूर से पूछता था कौन हो तुम, तो मैं कहता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। और पल भर को बैठ जाता था उसकी ठंडी छांव में। कभी गुजरे हुए वक्त की को याद करता है और वही कहता है कि मैं उस पुराने पेड़ की छांव में बैठ जाता था, कुछ देर तक मुझे सुकून मिलता था, मुझे शीतलता मिलती थी। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कभी को आशंका थी, कभी को संदेह था कि कोई जो है वृक्ष का, यानी कि जो पर्यावरण प्रेमी नहीं होगा, वृक्ष का शत्रु होगा, वह एक दिन आएगा और उस पेड़ को काट डालेगा। और बात वही भी हुई, वह जानी दुश्मन आया और पेड़ को काट कर चला गया।
अब कभी कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। ये जो हमारा पर्यावरण, सुरक्षित पर्यावरण रूपी घर है, इसको पर्यावरण के दुश्मनों से बचाना है। शहर को बचाना है नादिरों से। आप जानते हैं नादिर अली शाह एक ऐतिहासिक लुटेरा था, एक बड़ा ही क्रूर ऐतिहासिक व्यक्तित्व था, जिसने बड़ी क्रूरता से अपने स्वार्थ के लिए कत्लेआम किया और करवाया था। तो वही यहाँ कहते हैं कि हमें शहर को ऐसे ही स्वार्थी तत्वों से बचाना है, जो अपने स्वार्थ के लिए जो है पर्यावरण को, हमारे जिंदगी को जो है वह नरक बना देंगे। वे लोग नल योजना को तो सफल नहीं बना पाएंगे, लेकिन नाली योजना को जरूर सफल बना देंगे। वे लोग नल का पानी घर तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन नाली का पानी, अगर यही स्थिति रहा जल जमाव का, तो हर घर में नाली का पानी जरूर वो बरसात में पहुंचा देंगे। तो ये लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और इसमें जनता और जनता के रहनुमाओं दोनों का थोड़ा बहुत दोष है। कहता है कभी, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। नदियों को नाला बनने से बचाना है, कहने का मतलब कि नदियों में इतने कचरे बहाए जा रहे हैं, नदियों को इतना दूषित किया जा रहा है कि नदियां जो है अब गंदगी के कारण, जो नदियां कभी जो है जल प्रवाह का, अविरल धारा का, स्वच्छ जल धारा का प्रतीक थी, आज वो नदियां नाले के जल में, नाले में तब्दील हो गई हैं। और हवा को धुआं हो जाने से, जिस तरह से धुआं में हमारा दम घुटता है, उस तरह से हवा को प्रदूषित होने से बचाना है, ताकि हम उसमें सही सांस ले सकें। खाने को जहर होने से बचाना है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें भी दूषित होती जा रही हैं, उसकी भी रक्षा हमें करनी है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, यानी कि अगर पेड़ों की कटाई इसी रफ्तार से होती रही तो एक वक्त आएगा कि जब पेड़ नहीं होंगे, आज जहाँ हरियाली नजर आती है वहाँ पर रेगिस्तान नजर आएंगे। और कभी एक बड़ा ही सांकेतिक रूप में बहुत बड़ी बात कहता है अंत में कि मनुष्य को जंगल हो जाने से। अगर जंगली कहता तो बड़ा आसान बात थी, कभी कहता है कि मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। जंगल का होता है, तो जंगल में तरह तरह के हिंसक खतरनाक जानवर रहते हैं। जंगल में फायदा से ज्यादा नुकसान की भी संभावना होती है। तब मनुष्य के अंदर भी ये पाश्विक प्रवृत्तियां घर न कर जाएं, मनुष्य जो है वो पशुता का शिकार न बन जाए। अगर मनुष्य इसी तरह से स्वार्थ लोलुप बनता गया, मनुष्य इसी तरह से द्वेष और घृणा का और विभिन्न विकृतियों का शिकार बनता गया, तो एक वक्त आएगा जब मनुष्य मनुष्य को मार कर खाएगा। जैसा कि 1613 में एक दुर्भिक्ष आया था, जिसमें मनुष्य मनुष्य को मारकर खाने लगा था। तो कवि कहता है कि हमें उस स्थिति से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वह सुरक्षित रहे। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की दुनिया में। ये हमारा फेसबुक लाइव लेक्चर आप जो सुन रहे हैं, इसको पुनः दोबारा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वहाँ समय समय पर इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अन्य माध्यम से हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे पुराने लेक्चर जो हैं वह अपलोड हो चुके हैं,
अभी उसमें नोट्स और कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम नहीं अपलोड किए हैं, उसको धीरे धीरे समय के अनुसार जरूर अपलोड करेंगे। तो आप जो है पुराने लेक्चर को हमारे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। अगर आप गूगल सर्च के माध्यम से आना चाहते हैं तो गूगल सर्च में जाइए और वहां दुर्गा ट्यूटोरियल बनियापुर सर्च कीजिए, आपको तुरंत वहां हमारा YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और पाठ्य पुस्तक में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं कि पाठ्य पुस्तक में आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसका क्या उत्तर हो सकता है। एक और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर 10th क्लास के लिए सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव हमारा लाइव चल रहा है और हमारे यूट्यूब पर प्रत्येक लाइव का जो है आपको वीडियो रिकॉर्डेड करके मिलेगा। साथ ही वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी साथ साथ अपलोड कर दिया जाएगा। आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं प्रश्न उत्तर की दुनिया में। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आपके कमेंट को हम क्लास के बाद पढ़ते हैं और आपके जो भी सुझाव आते हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए उस पर अमल भी करते हैं। तो कोई भी सुझाव शिकायत हो तो आप कमेंट के जरिए संपर्क करें। बहुत से छात्र हमारे व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बन चुके हैं। हम उनको बधाई देते हैं और ये वादा करते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ हमसे जुड़े हैं वह उम्मीद हम जरूर पूरा करेंगे। आप लोग की ऑब्जेक्टिव की मांग थी, हमने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव शुरू कर दिया है। इसके बाद साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में आए हुए प्रश्न और उत्तर की। पहला प्रश्न हम आपकी जानकारी के लिए लेते हैं। कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? प्रश्न है कि कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि के घर के सामने वृक्ष पुराना था, उसकी तना पुराने चमड़े के जैकेट की तरह झुर्रीदार था, तने की एक सूखी डाली राइफल की तरह तनी हुई लगती थी, उसकी जड़ें फटे पुराने जूते जैसी प्रतीत होती थी, उसकी फूल पत्ती पगड़ी सी दिखाई देती थी, इसलिए कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार लगता है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में यह पूछा गया है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। तो वृक्ष पूछता है कि कौन हो तुम, तो कवि कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तब वृक्ष कहता है कि तो ठीक है, आओ मेरे पास बैठो और मेरी शीतल छाया में तुम आराम करो। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है? तो कवि को अंदेशा है कि हमारा घर समाज और शहर लुटेरे और क्रूर अत्याचारियों के चंगुल में पुनः फंस सकता है। हमारा देश फिर से दुश्मन के हाथों में गुलाम हो सकता है, क्योंकि हम फिर से सुषुप्त और स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमारी संवेदना मर रही है और सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावना कुंठित हो रही है। हम पुनः आत्म केंद्रित हो रहे हैं। ये 3 प्रश्न हुए। अब हम एक और प्रश्न जो है
लेते हैं आपके लिए कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कविता का शीर्षक है जो है एक वृक्ष की हत्या, यानी कि वृक्ष को जिन्होंने काटा वह एक वृक्ष को नहीं काटा बल्कि एक पर्यावरण के पहरेदार को काटा। वह एक मनुष्य से कम महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए कवि कह रहा है कि यह पेड़ की कटाई नहीं हुई है बल्कि एक पेड़ की हत्या हुई है। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ जो है हमारी नींद कविता है, जिसे हम आपको कल पढ़ाएंगे। कुल 12 पाठ हैं। 8 पाठ की पढ़ाई आपकी हो चुकी है, 4 पाठ और पढ़ाने हैं। उसके बाद हम गद्य खंड पढ़ाएंगे और गद्य खंड के बाद आपकी जो कहानी है वर्णिका, उसमें 5 कहानियां हैं, उसको भी पढ़ाएंगे। फिर हम हिंदी की और जो है व्याकरण हुआ या अन्य चीजें हुई उसकी चर्चा करेंगे। कुछ छात्रों की मांग है, फोन किए हैं। बहुत जल्दी हम मार्किंग स्कीम आपके लिए बना देंगे ताकि आप समझ सकें कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के लिए कितना नंबर निर्धारित है, किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा परीक्षा में। इस सब की विस्तृत जानकारी 2-4-5 दिनों में हम मार्किंग स्कीम और इंट्रोडक्शन वीडियो जो इंटर के लिए है, उसे 10वां के लिए भी अन सब्जेक्ट का है, उसी तरह से आपके हिंदी के लिए भी 10th के हिंदी के लिए भी हम बना देंगे। आज यहीं तक और फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे। इस वीडियो को पुनः, इस लाइव प्रोग्राम को वीडियो के रूप में दोबारा आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।